नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को दी गई चुनौती। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 60,000 से कम। पिछले दिन के मुकाबले मौतों की संख्या भी घटी। गौतम अडानी फिर मुकेश अंबानी से आगे निकले, बने एशिया के सबसे अमीर। उन्नाव में दलित युवती का शव बरामद होने पर मायावती ने की इंसाफ की मांग। बोली, परिवार वाले पहले ही सपा नेता पर कर रहे थे शक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाची अमरजीत कौर भाजपा में शामिल। शिरोमणि अकाली दल को कहा अलविदा। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में गुरुवार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। जनवरी 2022 के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची तो उन्हें रोका गया और दूसरे कॉलेज में भी ये विवाद जो है गहराने लगा। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है और इसके तहत सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। सरकार के इस आदेश पर विवाद होने लगा, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच को भेज दिया, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के नए मामले 60,000 से भी नीचे आ गए। पिछले 24 घंटे में देश में 58,077 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। हालांकि कोरोना से जो ठीक होने वाले दैनिक मौतें जो थी अभी तक स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता का कारण बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 657 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तेजी से घटते कोरोना मामलों के बीच दैनिक संक्रमण दर भी काफी जो है उसमें गिरावट देखी गई है। अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3.79 रह गई है। वहीं सक्रिय मामले जो है वो घटकर 6,97,802 पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 4,25,36,137 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 4,13,31,158 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी को फिर से पछाड़ दिया है और एक दिन पहले अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर का ताज फिर हासिल किया था, लेकिन गौतम अडानी फिर उससे आगे निकल गए। अब अंबानी अडानी के बीच भारत के नंबर 1 अरबपति की होड़ भी पिछले हफ्ते से जारी है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गुरुवार को अडानी की संपत्ति में 2.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े अरबपति बन गए हैं, जबकि बुधवार को भारत के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया था। विश्व के 10 शीर्ष अमीरों की सूची में अब अडानी 91.2 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि मुकेश अंबानी 91.0 अरब डॉलर के साथ 11वें स्थान पर आ गए हैं। 3 फरवरी को मुकेश अंबानी की संपत्ति का मूल्य 1.2 अरब डॉलर घट गया था और इस कारण अडानी जो 12वें स्थान से चढ़कर 10वें पर पहुंच गए थे। इसी दिन मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म इंक की नेटवर्थ में 29 अरब डॉलर की गिरावट आई थी और इस कारण जुकरबर्ग दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए थे। अभी वह 81.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के रईसों में 13वें स्थान पर है। उन्नाव में 8 दिसंबर को लापता हुई युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी के साथी की निशानदेही पर आरोपी को खाली जमीन से शव बरामद जो है वहां से किया है और वहीं इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में
दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद व गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। आपको बता दें कि युवती का शव को पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर बरामद किया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया है और डॉग स्क्वाड जांच में जुट गई है। शव बरामद होने की सूचना पर एसपी समेत कई थानों की फोर्स को मौके पर बुलाया गया। मृत युवती की मां ने भी पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेहर बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह से मिली भगत होने और लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक दलित महिला की बेटी बीते 8 दिसंबर 2021 से लापता हो गई थी। बेटी के गायब होने पर माता पिता ने 9 दिसंबर को ही पूर्व मंत्री के बेटे रजोल सिंह के खिलाफ तहरीर देते हुए बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मामला में सपा के पूर्व राज्य मंत्री और कद्दावर नेता रहे फतेह बहादुर के बेटे का नाम होने के कारण पुलिस लगातार मामले में देरी कर रही थी। बेटी लापता होने के बाद कोई ठोस कदम न उठाए जाने और आरोपी राजोल सिंह के खुलेआम घूमने को लेकर पीड़िता की मां ने कई बार आला अधिकारियों से मिली इसकी नाम पे शिकायत भी दर्ज की। कुंभकर्णी नींद में सो रहे अधिकारियों से परेशान मां अफसरों के चौखट पर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाची पूर्व राज्यसभा सदस्य अमरजीत कौर ने अकाली दल को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा प्रभारी कृष्णचंद गौतम व पटियाला प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा की अगुवाई में गुरुवार को पार्टी ज्वाइन की है। कैप्टन व उनके परिवार के साथ रिश्तों में खींचातान के कारण अमरजीत कौर ने वर्ष 2009 में कांग्रेस को छोड़कर सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में अकाली दल ज्वाइन किया। वे 1976 से लेकर 1988 तक 2 बार राज्यसभा सांसद रही हैं। 1985 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में भी खड़ा किया था, लेकिन वह अकाली दल के चरणजीत सिंह वालिया से काफी कम वोटों के अंतर से हार गई थी। अमरजीत कौर पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के बेटे कंवर दविंदर सिंह से ब्याही थी, जो कैप्टन के चाचा थे। अमरजीत कौर ने करीब 12 वर्ष बाद अकाली दल को अलविदा कहा है और वह आने वाले दिनों में कैप्टन के साथ मंच साझा करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस में पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को दी गई चुनौती। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 60,000 से कम। पिछले दिन के मुकाबले मौतों की संख्या भी घटी। गौतम अडानी फिर मुकेश अंबानी से आगे निकले, बने एशिया के सबसे अमीर। उन्नाव में दलित युवती का शव बरामद होने पर मायावती ने की इंसाफ की मांग। बोली परिवार वाले पहले ही सपा नेता पर कर रहे थे शक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाची अमरजीत कौर भाजपा में शामिल। शिरोमणि अकाली दल को कहा अलविदा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आम बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना करने वाली मोदी सरकार उन्हीं के कार्यकाल में बने संस्थाओं पीएसयू को बेचकर न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है। अधीर ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि आजाद भारत के बाद मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में एक भी पीएसयू नहीं बना। नेहरू ने मजबूत भारत के निर्माण के लिए पीएसयू, औद्योगिकरण और अहम संस्थाओं का निर्माण कर भविष्य के भारत की मजबूत नींव रखी। वर्तमान प्रधानमंत्री एक पीएसयू को बेचकर नया भारत बनाना चाहते हैं। अधीर ने कहा कि वह वही सरकार है जिसने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। मैं जानना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा कहां गया। ऑक्सफेम इंडिया ने कोरोना काल में 1204 करोड़ रोजगार खत्म होने की बात कही है। मोदी के कार्यकाल में पेट्रोल में 68%, डीजल में 62% और एलपीजी कीमतों में 117% की बढ़ोतरी हुई है। अधीर ने इस दौरान भाजपा सदस्यों पर मोदी का जाप करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मोदी जी इस देश के सबसे बड़े सेवक हैं, इसलिए उनके लिए 16 करोड़ की कार खरीदनी पड़ती है।
गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोबारा एंट्री से जातिगत राजनीति का आगाज हो गया है। केजरीवाल ने गोवा में भंडारी समाज से मुख्यमंत्री बनाने का वादा कर एक नया राजनीतिक पासा फेंका है। उन्होंने तलेगांव सीट से भंडारी समाज के अमोल पालेकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर इस समाज के कुल 4 लोगों को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि सत्ता की हैट्रिक लगाने की लड़ाई लड़ रही भाजपा में भंडारी समुदाय से 8 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद का लॉलीपॉप नहीं दिया गया है। गोवा में 28 साल पहले भंडारी समाज के जो मुख्यमंत्री बने थे, उसी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका। इससे पहले दिवंगत व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने भंडारी समुदाय के ताकत को पहचाना था और समाज के कई लोगों को भाजपा में शामिल कर उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाए थे। लोकसभा में तीसरी बार प्रश्नकाल के सारे 20 सवाल एक दिन में निपटाने का कीर्तिमान बनाया गया है। तीनों ही बार कीर्तिमान ओम बिरला के स्पीकर रहते बना है। राज्यसभा में बस एक बार प्रश्नकाल के लिए शामिल किए गए सभी 20 सवाल को भैरव सिंह शेखावत के सभापति रहते निपटाया गया था। बृहस्पतिवार को नागर विमान से जुड़े 6, शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े 5, MMME से जुड़े 3 और नवीन ऊर्जा और सड़क परिवहन से 2 अतिरिक्त जल शक्ति और पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े एक मूल प्रश्न से जुड़े पूरक सवाल पूछे गए। मौजूदा लोकसभा में तीसरी बार सारे 20 सवालों को निपटाने का कीर्तिमान बना है और इससे पहले बीते शीतकालीन सत्र और 2019 के शीतकालीन सत्र में एक बार सभी 20 सवालों से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे गए थे। ओम बिरला ने प्रतिदिन कई कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के लिए कुछ नियम है और ऐसा प्रस्ताव आपात स्थिति में ही दिया जा सकता है। बिरला ने कहा कि कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन नोटिस देते हैं, भविष्य में वह प्रतिदिन नोटिस देने वाले सदस्यों का नाम तक नहीं लेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बताया कि मोदी सरकार के 7 साल के कार्यालय में देश भर में 66 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। 2014 से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे जो अब बढ़कर 140 हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को हवाई यातायात की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कई और हवाई अड्डे जल्द ही बनाए जाएंगे। भाजपा शुक्रवार को बरेली में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12 बजे से वर्चुअल रैली उन्होंने की तो शाम 5 बजे से 7 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिंक इंटर कॉलेज में सिविल लाइंस में पार्टी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बरेली में रहेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे भोजनीपुरा फिर अंबाला में उन्होंने रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को बरेली में रैली का कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन बारिश होने के कारण रैली रद्द हो गई। पीएम ने शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से करीब 1:30 बजे तक वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित भी किया और इसकी तैयारी के लिए यूपी चुनाव प्रभारी सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के साथ बुधवार को बैठक भी उन लोग कर चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:30 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से भोजीपुरा गए। करीब 12 बजे वह नैनीताल रोड टोल प्लाजा के सामने जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। शाह यहां से आंवला के लिए रवाना हो गए और वहां सुभाष इंटर कॉलेज मैदान में 1:30 बजे रैली को संबोधित उन्होंने किया और यहीं से 2:45 बजे वह शाहजहांपुर में रैली को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। शाम 5 बजे से 7 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक इंटर कॉलेज से सिविल लाइंस पार्टी कार्यालय तक रोड शो करेंगे और महानगर अध्यक्ष KM अरोड़ा ने बताया है कि रोड शो का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। हालांकि रूट फाइनल करना बाकी है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहेड़ी और नवाबगंज में रैली होनी थी, लेकिन बारिश के कारण दोनों रैलियां रद्द हो गईं। इसके बाद उन्होंने बहेड़ी में वर्चुअल रैली की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर बृहस्पतिवार को 62% मतदान हुआ है और इस चरण में सबसे अधिक वोट जो है वो कैराना में 75.12% और सबसे कम 47.22% वोट साहिबाबाद में पड़े हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि कई जगहों से ईवीएम में तकनीकी जो है दिक्कतें आई, लेकिन मतदान शांतिपूर्वक रहा है। आयोग ने एक अधिकारी से बताया कि इन जिलों में औसतन 62.8% मतदान हुआ है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी BD राम तिवारी ने बताया कि कुछ जगहों से ईवीएम में तकनीकी दिक्कत की रिपोर्ट भी मिली और इस पर ईवीएम को बदलकर मतदान कराया गया। कैराना विधानसभा सीट पर दुदुखेड़ा गांव में गरीब मतदाताओं को मतदान करने से रोके जाने के सपा के आरोप पर उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में मामला लाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 800 कंपनियों ने और इसके अलावा 1 लाख पुलिसकर्मी होम गार्डों की तैनाती भी की गई थी और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्र में वोट डाले गए। यहाँ के किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ऐसे में इन चरण को भाजपा के साथ ही रालोद सपा गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। पहले चरण की
58 सीटों पर 623 उम्मीदवार हैं और इनमें से 73 महिलाएं अपना भाग्य आजमा रही हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा और बसपा को 2-2 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल का भी एक उम्मीदवार विजयी हुआ था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद, कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को दी गई चुनौती। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 60,000 से कम, पिछले दिन के मुकाबले मौतों की संख्या भी घटी। गौतम अडानी फिर मुकेश अंबानी से आगे निकले, बने एशिया के सबसे अमीर। उन्नाव में दलित युवती का शव बरामद होने पर मायावती ने की इंसाफ की मांग, बोली परिवार वाले पहले ही सपा नेता पर कर रहे थे शक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाची अमरजीत कौर भाजपा में शामिल, शिरोमणि अकाली दल को कहा अलविदा। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले, चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे, चला चल, उम्र को तू पल पल बुलाता, चला चल, ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले, चला चल चला चल, सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए, चला चल चला चल। First Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। दक्षिण दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 के अंदर रेलवे ट्रैक के पास 900 मिमी व्यास कालिका जी मेन पाइप लाइन में लीकेज हो गई है और इस लाइन की शुक्रवार से रविवार तक मरम्मत की जाएगी। इस कारण इस लाइन से जुड़े कई इलाकों में 3 दिन तक पेयजल आपूर्ति जो है वो प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की यह लाइन कालका जी जलाशय में पानी पहुंचाने का कार्य करती है और इस जलाशय से जुड़े ओखला फेज 3 कालका जी एक्सटेंशन, गोविंदपुरी, जीवी पंत पॉलिटेक्निक, श्यामनगर कॉलोनी, ओखला सब्जी मंडी, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, ईपीडीपी, श्रीनिवासपुरी और इन इलाकों के आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरीके से प्रभावित रहेगी। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आशीष के रिहाई का मामला थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। दरअसल कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल त्रुटियों के चलते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई में मुश्किल हो गई है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर धारा 302 और 120 यानी कि हत्या और साजिश का जिक्र नहीं किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आशीष के जमानत के लिए उसके वकील को फिर से संशोधित बेल ऑर्डर देकर कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। बेल ऑर्डर पर हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद ही आशीष की रिहाई मिल सकेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक अभी आशीष को इस हफ्ते और जेल में रहना पड़ सकता है। उसे बाहर आने के लिए अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। बीते गुरुवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया था। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का भी आरोप है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। इस मामले में 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने एमओएस टेनी का इस्तीफा नहीं मांगने पर केंद्र पर निशाना साधा है। दरअसल रामपुर जिले के बिलासपुर शहर में रैली के दौरान प्रियंका जमकर केंद्र पर बरसी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को निभाना उनका धर्म है। यह धर्म हर धर्म से ऊपर है। जो भी राजनेता, प्रधानमंत्री या सरकार ऐसा करने में विफल रहती है उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी को जमानत मिल गई है, जल्दी वह आदमी खुलेआम घूम रहा होगा। प्रियंका कहती हैं कि वह वही आदमी है जिसने निर्दोष किसानों को कुचला था, लेकिन सरकार ने किसे बचाया? क्या किसानों को बचाया? जब किसान मारे जा रहे थे तब पुलिस और प्रशासन कहां था? आपको बता देंगे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर प्रियंका ने कल भी ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर
जमकर निशाना साधा था। प्रियंका ने सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट कर कहा था कि सत्ता के संरक्षण में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, सत्ता ने किसानों की न्याय को आस को कुचला है। और प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि आज पूरे देश के किसान दुखी हैं और गुस्से में। मेरे किसान भाई बहनों, कांग्रेस पार्टी न्याय की आवाज दबने नहीं देगी। न्याय के लिए हम आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे हैं तो किसानों को कुचलने वाले के मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। आज उनको जमानत मिल गई है, अब वो खुलेआम घूमेगा। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के 5 मामलों में टीएमसी नेता एसके सुब्रमण्यन का नाम दर्ज किया है। सुब्रमण्यन अप्रैल 2021 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट रहे हैं। एफआईआर के अनुसार आरोपों में हमला, हत्या का प्रयास और गांव की एक महिला के साथ बलात्कार का प्रयास भी शामिल है। हाल के महीनों में सीबीआई की ओर से 2 बार पूछताछ किए जाने के बाद सुब्रमण्यन ने गिरफ्तारी से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव में अपने सहयोगी से विरोधी बने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के कारण उन्हें दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में उपचुनाव में फिर से निर्वाचित होना पड़ा और अधिकारी 2016 में नंदीग्राम से जीते थे। दिसंबर 2020 में भगवा में शामिल होने तक वह टीएमसी में कैबिनेट मंत्री रहे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को पहले चरण का मतदान खत्म होने पर मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की 58 सीटों में से भाजपा 50 से 54 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मतों की गिनती के साथ ही जो है प्रदेश में सपा और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जनता ने इनकी विदाई की तैयारी भी कर ली है। भाजपा के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने रालोद मुखिया जयंत चौधरी के मतदान न करने को लेकर भी तंज कसा। केशव ने कहा कि रालोद के नेता ने अपने मताधिकार के महत्व को भी नहीं समझा है। अगर राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग ही मतदान से बचने का प्रयास करेंगे तो यह एक अच्छा संदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें मतदान से पहले ही एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। उप मुख्यमंत्री बोले, अखिलेश यादव को आज ना नींद आएगी और ना ही कोई सपना ही आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो शानदार काम किया है, सुशासन और कानून व्यवस्था सभी वर्गों के हित के लिए तथा सबका साथ सबका विकास की भावना से काम किया गया है, उनका परिणाम आज के मतदान के रूप में दिखा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं का उत्साह बताता है कि भाजपा को इस बार पहले से भी ज्यादा समर्थन मिला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को दी गई चुनौती। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 60,000 से कम। पिछले दिन के मुकाबले मौतों की संख्या भी घटी। गौतम अडानी फिर मुकेश अंबानी से आगे निकले, बने एशिया के सबसे अमीर। उन्नाव में दलित युवती का शव बरामद होने पर मायावती ने की इंसाफ की मांग। बोली, परिवार वाले पहले ही सपा नेता पर कर रहे थे शक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाची अमरजीत कौर भाजपा में शामिल। शिरोमणि अकाली दल को कहा अलविदा।